तो पिछले क्लास में हमने आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार में प्रतिषेध बता दिया था। एक अंत में जो बाकी रह गया है वो उत्प्रेषण। और दोस्तों उत्प्रेषण यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मैं आपको बता रहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32, उसमें एक बात जो बाकी रह गई वो उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण का सीधा मतलब मंगा लेना। देखो दोस्तों, उत्प्रेषण प्रतिषेध लगभग एक ही चीज है, क्योंकि आप जानते हो कि एक तरफ हमारे उच्चतम न्यायालय है जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय है जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। फर्क इतना है कि अगर उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा की बात करेगा तो उच्च न्यायालय उन्हीं व्यक्तियों के मूल अधिकार की रक्षा करेगा जो उस राज्य के भूभाग में रहते हैं। उच्चतम न्यायालय पूरे देश के व्यक्तियों के मूल अधिकार की रक्षा करेगा, तो इसके लिए कोई भूभाग नहीं है। और आप जानते हो कि जब हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का कोई मामला सुनवाई होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला होता है, तो शुरू होता है जनपद न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और आप देखोगे आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक जनपद न्यायालय होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके जहां पे जिलाधिकारी बैठते हैं वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, जिसे सामान्य भाषा में कचहरी कहते हो। तो वही जनपद न्यायाधीश बैठता है। अब जनपद न्यायाधीश आप जानते हो कि हमारे यहाँ मूल अधिकार का सरोकार जनपद न्यायाधीश बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जनपद न्यायाधीश किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करता है, सिविल मामले की सुनवाई करता है। तो दोस्तों जनपद न्यायाधीश का मतलब संविधान से नहीं है, मूल अधिकार से नहीं है। तो जनपद न्यायाधीश का जो मतलब होता है वो किन मामलों की सुनवाई करता है? संपत्ति, इसे कहते हैं सिविल, दीवानी, उर्दू भाषा का शब्द है दीवानी, और फिर आपराधिक, फौजदारी। तो जनपद न्यायालय का मामला सिविल आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है जनपद न्यायालय का फंडामेंटल राइट से कोई मतलब नहीं होता, जनपद न्यायालय के संविधान की व्याख्या से कोई मतलब नहीं, जनपद न्यायालय की और बातों से मतलब नहीं है। इनका संबंध भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी से है। यानी किसने भारतीय दंड संहिता में लिखा हुआ है किसने कौन सा अपराध किया, क्या सजा मिलेगी, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में है सजा कैसे मिलेगी, सीआरपीसी। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी जनपद न्यायालय काम करेगा तो आप जानते हो दोस्तों हर न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार है। ये यानी हमारे यहाँ विधि के हिसाब से शासन चलता है, इच्छा के हिसाब से नहीं। यानी फैसला न्यायाधीश की मर्जी से नहीं होगा, फैसला कानून के हिसाब से होगा। तो कानून बता देता है कि भाई फैमिली कोर्ट आपराधिक मामले बहल नहीं करेगी। इसका मतलब है हर न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अब लेबर कोर्ट है, उसका फैमिली मैटर से मतलब नहीं है। अब कल के लेबर कोर्ट फैमिली मैटर हल करने लगे, फैमिली कोर्ट लेबर मैटर हल करने लगे, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, तो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होगा। और दूसरी बात है प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना है, प्रक्रिया का उल्लंघन न हो, प्रक्रिया का पालन हो। इसलिए कहा जाता है जिसे कहते हैं सरश्योरारी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक मतलब है टू सर्टिफाई। तो उत्प्रेषण कौन देगा? उत्प्रेषण देगा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। किसके खिलाफ? किसी जनपद न्यायालय के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, अधिकरण के खिलाफ। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को नहीं दे सकता, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों किसको देंगे? या नीचे। तो उत्प्रेषण दिया जाए, क्योंकि उत्प्रेषण प्रतिषेध हमेशा निचली अदालत को ही दिया जाता है। निचली अदालत का मतलब अधीनस्थ न्यायालय, निचली अदालत का मतलब जनपद न्यायालय। अब मामला दोस्तों अगर दिया गया तो आप देखोगे प्रतिषेध में क्या होता था कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने जनपद न्यायालय को कोई काम करने से रोक दिया, स्टे लगा दिया, क्योंकि आप क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पे मामला क्या है? टू सर्टिफाई। उत्प्रेषण मतलब सरश्योरारी, टू सर्टिफाई, सर्टिफाई करना कि प्रक्रिया ठीक है या नहीं है, यही सर्टिफाई करना। सर्टिफाई करना प्रक्रिया ठीक है नहीं ठीक है।
अब ये सर्टिफाई होगा और इसीलिए कहा जाता है कि उत्प्रेषण का मतलब है मंगा लेना, क्योंकि अगर प्रक्रिया गड़बड़ है और न्यायपालिका निर्णय दे दिया, भाई निर्णय लंबित है तब तो, अगर जनपद न्यायालय में निर्णय लंबित है, इन्हें मामला चल रहा है, जनपद न्यायालय में कोई वाद लंबित है, पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, तब तो फिर प्रतिषेध हम ला देंगे। जो हमने कल बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था, प्रतिषेध ला दिया कि भाई मामला रोक दिया जाए, विचार न करे न्यायालय। लेकिन जब सवाल ये है कि जब जनपद न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, तब तो रोकने का मतलब नहीं होता। जनपद न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, तो जब निर्णय दे दिया है तब इस पर लागू होगा उत्प्रेषण, सर सिवरारी। क्योंकि निर्णय दे दिया है तो निर्णय दिया है तो उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तभी तो सर सिवराई लगाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लंबित मामला था, इसका मतलब न्यायपालिका ने जब निर्णय नहीं दिया तब क्या लागू होगा, प्रतिषेध। तो निर्णय नहीं दिया तो प्रतिषेध लागू होगा, निर्णय दे दिया तो क्या होगा, उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का सीधा मतलब है कि अब कोई व्यक्ति जाएगा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के पास, वो कहेगा भाई जो जनपद न्यायालय ने निर्णय दिया है उसमें क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है, प्रक्रिया का उल्लंघन है, लिहाजा ये हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आप इस मामले को सुनिए। यही उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब मंगा लेना, अपने पास विचार के लिए बुला लेना। इसे कहा भी जाता है कि प्रतिषेध किसी वाद के प्रथम चरण में दिया जाता है। प्रथम चरण का मतलब फर्स्ट स्टेज, जब मामला न्यायपालिका में लंबित है, पड़ा हुआ है, विचाराधीन है, जो भी आप कह लो। यहाँ पे द्वितीय स्टेज में, द्वितीय चरण में दिया जाता है, जब निर्णय आ चुका है, विचाराधीन नहीं है, लंबित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय ने, जनपद न्यायालय अपना फैसला सुना दिया है, तो फिर क्या लागू होगा, यहाँ पर लागू होगा उत्प्रेषण। यही है रिट आदेश, या आप कह लो कि न्यायालय की अनुच्छेद 32 की शक्ति और 226 की शक्ति, जिसके अंतर्गत ये मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये भी आपको बता दें कि 226 का प्रयोग केवल राज्य के भूभाग में ही होगा, राज्य के अंदर ही होगा। अब थोड़ा सा अगर आप कहोगे सर ये बताओ, कोई उत्तर प्रदेश से कोई अपराध करके दिल्ली भाग जाए तो क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिल्ली में रहने वाले उस व्यक्ति के लिए कोई याचिका नहीं देगा? तो देगा, लेकिन सामान्यतः मतलब अपराध उस राज्य के अंतर्गत हुआ हो तभी देगा। और दूसरी बात है कि उच्च न्यायालय में 226 मूल अधिकार का भाग तो है नहीं, 32 तो मूल अधिकार का भाग है, भाग 3 का भाग है, इसलिए जो अनुच्छेद 226 है वो स्वाभाविक रूप में मूल अधिकार के अलावा भी बाकी कामों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए चुनाव का झगड़ा 226 में हल होता है, अगर चुनाव का विवाद होता है उसमें 226 का प्रयोग होता है। अब संपत्ति मूल अधिकार भले नहीं रहा, संपत्ति के अधिकार को अब हम उच्च न्यायालय में 226 में ला सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 में नहीं ला सकते, 32 में नहीं ला सकते। ये दोस्तों 5 प्रकार की याचिकाएं, ये 5 प्रकार की याचिकाएं हो गई। अब थोड़ा व्यवहारिक मुद्दे पर आ जाए, अनुच्छेद 32 तो हो गया, अब ये तो भी थोड़ी सी थोड़ा व्यवहारिक मुद्दे पर आ जाए, लिखने वाले मुद्दे पर। अच्छा, लिखने वाले पे भी, पीटी के लिए भी, क्योंकि व्यवहारिक मुद्दे हमें बड़ी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अप्रोच में बार बार व्यवहारिक मुद्दे पर खूब बात चल जाती है। अब जरा देखें कि अनुच्छेद 32 का व्यवहारिक मामला क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि संवैधानिक उपचार हो गया और हम अचानक उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और उच्चतम न्यायालय ये कह देगा कि भाई, यानी उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ेगा मूल अधिकार को लेकर, 5 रिट को लेकर। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में वकील हैं, उसकी कार्यवाही है, प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं कि बच्चों हम तुरंत गए उच्चतम न्यायालय में और जस्टिस चंद्रचूड़ महोदय बैठे हुए हैं, कहा ओ भाई कहाँ से आए हो बच्चे, पहले हम तुम्हारे मूल अधिकार की रक्षा कर लेंगे। ऐसा तो होता नहीं। इसलिए अब देखो हमारे यहाँ जो बात ध्यान में रखने की है, अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय में कैसे जाएंगे दोस्तों, प्रक्रिया चाहिए। अरे ठीक है, डॉक्टर तो हमें मिल गया, डॉक्टर हमें मिल गया, फिर भी वहां पर्ची बनवानी पड़ेगी। आप जानते हो कई हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ पर्ची बनवाओ, उसके बाद इनसे लिखवाओ, फिर डॉक्टर नंबर लगाओ, फिर डॉक्टर से मिलो।
ठीक, वैसे न्यायालय में भी तो ऐसा थोड़े है कि तुरंत आप मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तुरंत चंद्रचूड़ महोदय के सामने कूद गए, उनका माय लॉर्ड ये मेरे अधिकार है, बचाओ, अनुच्छेद 32, ऐसे होता नहीं। इसीलिए दोस्तों आपको ये बता दें कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 145 के अंतर्गत यह शक्ति दी गई है कि वह अपने कार्य के लिए नियमों का निर्माण करे, कि उच्चतम न्यायालय अपने कार्य के लिए नियमों का निर्माण करे। इसका मतलब बड़े ध्यान से देखने के दोस्तों, यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में तो इतनी बात लिख दी गई कि 5 याचिका हो गई और कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जाएगा, अरे भाई उच्चतम न्यायालय काम करेगा, प्रक्रिया होगी तो बाकायदा सब लिखना पड़ेगा। अब सवाल है उच्चतम न्यायालय के ये नियम कौन बनाए? दोस्तों जैसे हमारे यहाँ सदन का नियम कौन बनाएगा? स्पीकर। यही तो बंटवारा है, जैसे सदन के संचालन का नियम स्पीकर बनाएगा, वैसे ही कहा गया कि भाई उच्चतम न्यायालय ये तय करेगा कि आखिर में कैसे नियम बनाए, जो मूल अधिकार की रक्षा के लिए आएगा वो कौन आएगा, प्रक्रिया क्या होगी। जैसे हमारे यहाँ सीएमओ तय करता है कि भाई वैक्सीनेशन किसको लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। इसलिए अब उच्चतम न्यायालय कैसे काम करेगा और प्रक्रिया प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है बनाने का, वो प्रक्रिया स्पीकर नहीं बना सकते। तो प्रधानमंत्री अपना प्रधानमंत्री कार्यालय चलाए, स्पीकर अपना सदन चलाए। ठीक वैसे उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई, आप रूल्स तय करिए कि कोई उच्चतम न्यायालय पहुंच रहा है तो क्या करेंगे, कौन वकील होगा, कौन फीस लेंगे, ये सारी बात तय तो होनी चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 32 को अगर आप देखेंगे तो हम उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया को देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 145 के अनुसार मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रक्रिया का निर्माण किया है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रक्रिया का निर्माण किया है, उसे कहते हैं वादी प्रतिवादी प्रक्रिया, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। तो ये ब्रिटेन का सिस्टम था और ब्रिटेन का सिस्टम हमने अपना लिया, वादी प्रतिवादी। दोस्तों याद रखो, जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ वो वादी, जिसने अधिकार का उल्लंघन किया वो प्रतिवादी। तो मूल अधिकार के मामले में ज्यादातर मामले में होता है व्यक्ति राज्य के खिलाफ जाता है तो व्यक्तिवादी, सरकार प्रतिवादी। तो इसका मतलब है परंपरागत प्रक्रिया ये थी कि वादी प्रतिवादी। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अब वही व्यक्ति जाएगा मतलब अपने वकील के माध्यम से। इसलिए अगर कोई व्यक्ति थाने पुलिस में बंद है, न्यायालय में, जेल में है, तो आपको सर वो कैसे जाएगा, लेकिन वही अपने वकील के माध्यम से जाता है क्योंकि सारे पेपर उसी के सिग्नेचर होते हैं। इसलिए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वही व्यक्ति न्यायालय जाएगा, वही व्यक्ति न्यायालय में प्रवेश करेगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इसका मतलब वादी जाएगा, मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो यहाँ पे केवल वादी जाएगा। अब आप चाहे कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता चला जाए, नहीं, आपको किसी तो बड़ा लफड़ा है। अगर यहाँ पर न्यायालय में जाने का अधिकार केवल वादी को होगा, यानी जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ वही केवल न्यायालय में जाएगा, तो समस्या क्या है? समस्या एक हो सकता है उसे अपने अधिकार की जानकारी न हो, नंबर 1। समस्या ये भी है कि ठीक है अधिकार की जानकारी हो जाए, पैसा ना हो, नंबर 2। अरे दोस्तों भारत में जरा सोच के देखो, ईंट के भट्टों पर काम बच्चे करते हैं। अब उन बच्चों से जाकर कहो, प्यारे बच्चों, पता है अनुच्छेद 24 का उल्लंघन हो रहा है,
कहते सर क्या 24 रुपए की बात कर रहे हो, 24 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। उस अनुच्छेद का क्या मतलब है दोस्तों? भारत इतना गरीब देश है, किसी गरीब व्यक्ति गांव में जाकर कह दो तो पता है गरिमा में अधिकार, तुम्हें इसने गाली दी, तुम्हारी गरिमा पर हमला किया और तुम गरिमा बचा नहीं पाए, जाओ न्यायालय। तो भैया न्यायालय कौन जाए दोस्तों? और सवाल ये नहीं है कि अब हम मूल अधिकार की रक्षा के लिए हम खुद जाएं पहला, और दूसरा जैसे जाओगे दोस्तों फीस न्यायालय की देनी पड़ेगी, और न्यायालय की फीस तो खान सर जैसी थोड़ी है। न्यायालय की फीस दोस्तों कैसी है? न्यायालय की फीस कैसी है? 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। अरे बच्चों, हरीश साल्वे बड़े फेमस वकील थे, सलमान खान का एक मामला लड़ रहे थे, चिंकारा मार दिया था उन्होंने, और कहा जाता है सलमान खान के इस मामले के लिए उन्होंने 30-40 लाख रुपए फीस लिया था एक सुनवाई के लिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, इसलिए दोस्तों आप अनुच्छेद 32 सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे 30-40 लाख रुपए, एक तो 30-40 लाख रुपए लीजिए, हरीश साल्वे करिए, कपिल सिब्बल करिए, यानी जो भारत में टॉप क्लास के वकील हैं उनकी फीस ऐसी ही है। तो आप कहोगे सर माफ करो, बीमार हो लेंगे, उपचार हमें नहीं चाहिए। और यही नहीं है, आपको इतना पैसा भी खर्च करना है, फिर दिल्ली आना है, उसके बाद तारीख पे तारीख शुरू होगी। तो पता चला कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे दोस्तों के फंडामेंटल राइट मिलेगा, खुद मेंटल होके जा रहे हैं। अब बड़ी समस्या ये है दोस्तों, इसीलिए व्यवहारिक कठिनाई आ जा रही है। यानी वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली के साथ क्या है, ऐसा लगता है दोस्तों हमने अब तो संविधान में तो हम कहते हैं कि अरे हम जनता की, जनता संप्रभु हुई, जनता सर्वोच्च है। ये देखो भाई और बहनों हो क्या रहा है, डीएम साहब हमारी सुनते नहीं, पार्टी हम बना नहीं सकते, और न्यायपालिका में जाने की ये कीमत है। कुल मिला के फिर तो दिल के अरमा आंसुओं में बहने वाली बात है दोस्तों। दिल ही टूटेगा फिर, बैलेट एंड पे टूटा हो, न्यायपालिका में जाके टूट ही जाएगा। तब आपको समझ आएगा यार ये तो किताबी दुनिया अलग है, सर ने बता दिया था आर्टिकल 30-32, और हम तो बड़े रोमांटिक हो गए थे कि बस गए और न्यायाधीश महोदय हमें गले लगा के कहेंगे आ जाओ बच्चा, बस हम मूल अधिकारों की रक्षा कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप कहोगे सर फिर क्या किया जाए, ये कौन सा सिस्टम है, ये तो बड़ा हमारे साथ धोखा हो गया, फिर कौन सा अधिकार हमें मिला। लेकिन दिल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब देखो समस्याएं जीवन में होती हैं, हमारे साथ भी है, न्यायालय के साथ भी, सिस्टम के साथ है, समस्याएं जीवन में होती है, लेकिन उसके समाधान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर समस्या लग गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी सोचा होगा, जो समस्या हमें दिख रही है उच्चतम न्यायालय ने भी सोचा कि हाँ यार समस्या तो है ही है, इसलिए उच्चतम न्यायालय नए विकल्प लेकर आया। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय नए विकल्प कैसे लेकर आया, घटना है 1979 की। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई देखो प्रक्रिया परिवर्तन होगा। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया में बदलाव हम करेंगे, ऐसे काम तो नहीं चलेगा भाई, हमें तो प्रक्रिया में बदलाव करना है। अब जैसे ही बात हुई प्रक्रिया में बदलाव होगा, और घटना है दोस्तों 1979 में, और 1979 में एक बड़ी प्रसिद्ध वकील थी कपिला हिंगोरानी। और कपिला हिंगोरानी वकील थी, और उस समय जजेस में थे वी.आर. कृष्णय्यर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, पी.एन. भगवती, पी.एन. भगवती, प्रभुनाथ भगवती, पी.एन. भगवती, पी.एन. भगवती इधर जज थे। उसके बाद फिर जस्टिस वी.आर. कृष्णय्यर, और कहा जाता है कि पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णय्यर, और कहा जाता है कि वी.आर. कृष्णय्यर तो वकील से उच्चतम न्यायालय के जज बने थे, और
कहा जाता है कि हाई कोर्ट से बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो और बाद में तो राष्ट्रपति को चुनाव भी लड़े, तो वी.आर. कृष्णैयर और ये पी.एन. भगवती जज थे, और कपिला हिंगोरानी एक मामले को लेकर पहुंची, और कपिला हिंगोरानी इस मामले को लेकर पहुंची। वो मामला था हुसैन आरा खातून। अगर आपको याद होगा तो हुसैन आरा खातून का मामला था, और ये महिला, आपको याद होगा तो आर्टिकल 21 में भी मैंने बताया था। क्योंकि दोस्तों हुसैन आरा खातून ये महिला जेल में बंद थी, और अब सवाल है कि इसके ऊपर अपराध का मुकदमा चल रहा था कि भैया इसने कोई हत्या की है, मर्डर किया है। अब ये साबित कैसे हो, इसके लिए तारीख पे तारीख चलती जा रही थी। और हुसैन आरा 10 साल से जेल में बंद थी, इसलिए कि उसके ऊपर, आप जानते हो जब कोई जेल में बंद होता है तो पुलिस आरोप पत्र तय करती है, पुलिस कहती है इसने ऐसा अपराध किया है। अब उसके बाद फिर उसको बचाव का अधिकार दिया जाता है, कोई हमने नहीं किया है। अब ये मामला तारीख पे तारीख का चलता जा रहा था, और पता चला कि भाई अगर मान लो किसी ने हत्या मर्डर हमारे यहाँ किया है तो होगी इसको 14 साल की सजा, मैक्सिमम तो ही सजा होती है आजीवन कारावास में। अब आजीवन कारावास का मतलब हो सकता है कि देखो, आजीवन कारावास का टेक्निकल मतलब तो यह है कि जब तक जीवन रहे तब तक कारावास, मतलब जब तक व्यक्ति मर न जाता तो जेल में ही रहे। लेकिन व्यवहारिक रूप में दोस्तों 14 साल के बाद व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 14 साल के बाद वैसे भी कुछ करने लायक वो रहता नहीं। अब जेल पता चला वृद्धावस्था आश्रम थोड़े है, सारे बूढ़ों को रखकर जेल क्या करेगी, सरकार के लिए तो सरदर्द है। अब लेकिन सवाल ये है दोस्तों, किसी को किसी अपराध में मैक्सिमम सजा मिल सकती है 14 साल, और वो 10 साल जेल में है। अभी ये तय नहीं हो पाया कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया है। जरा सोच के देखो, अब मान लो 10 साल बाद ये हो जाएगा उसने अपराध नहीं किया है, फिर तो आपने उसका 10 साल एकदम चौपट कर दिया। इसीलिए कपिला हिंगोरानी हुसैन आरा के मामले को लेकर गई, और 79 में हुसैन आरा खातून केस बड़ा फेमस हो गया। और अब जरा सोच के देखो, कपिला हिंगोरानी के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ था, अधिकार का उल्लंघन हुआ हुसैन आरा। अधिकार का उल्लंघन कर कौन का था, राज्य। तो परंपरागत तो प्रक्रिया थी कि हुसैन आरा को जाना चाहिए था न्यायालय, परंपरागत प्रक्रिया कर रही थी। तो आप कहोगे सर हिंगोरानी कैसे चली गई, जाना तो चाहिए था हुसैन आरा को। अब ये हिंगोरानी कैसे चली गई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और हिंगोरानी गई तो क्या वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया बदल नहीं रही है? तो दोस्तों आपने सच सोचा, सही सोचा, और हकीकत की यही बात है। इतिहास में पहली बार हो रहा था। और दोस्तों मैं जब कोई बात कह रहा हूं पहली बार, तो इसका बड़ा महत्व है, मतलब जो कभी हुआ नहीं, which happened never before, it was the first time, तो that was wonderful। और कितनी बड़ी बात हुई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंगोरानी महोदय हुआ क्या, ये उच्चतम न्यायालय में आ गया याचिका लेकर, और जस्टिस पी.एन. भगवती, वी.आर. कृष्णैयर, मैं कह रहे मैडम हुआ क्या बताओ तो। उनका आप कह रहे हुआ क्या, यहाँ पे तो हमारे जेल में इतने सारे कैदी हैं, ट्रायल उनका चल रहा है, और 10 साल से जेल में पड़े हैं, न्यायालय उन पर सजा सुना नहीं पाई है। ये कोई तरीका है जेल में रखने का? आप ऐसे जेल में रखोगे? अब न्यायालय का हाँ भाई बात तो सही है। इसलिए दोस्तों कपिला हिंगोरानी क्या थी, तीसरी व्यक्ति थी, थर्ड पर्सन थी। भाई वादी प्रतिवादी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। नहीं, कपिला हिंगोरानी न तो अधिकार का उल्लंघन किया था किसी का, न उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ था। पहली बार उच्चतम न्यायालय में गई, और संयोग की बात उच्चतम न्यायालय ने अलाउ भी कर दिया। हाँ आइए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इसका मतलब है न्यायालय ने प्रक्रिया में बदलाव को हरी झंडी दे दी। क्योंकि दोस्तों ये बात तो ही है, परिणाम हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रक्रिया से। परिणाम का महत्व ज्यादा है। और परिणाम का महत्व क्यों ज्यादा है? अरे दोस्तों पढ़ना उद्देश्य थोड़े है, परीक्षा पास करना उद्देश्य है। परिणाम तो परीक्षा पास होना चाहिए, पढ़ना थोड़ी महत्वपूर्ण है, हम पढ़ने के लिए आए हैं। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है हुसैन आरा खातून से। तो उच्चतम न्यायालय ने यही प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। अब एक नवीन प्रक्रिया आई, उच्चतम न्यायालय ने यहीं पर प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया, और एक नवीन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और नवीन प्रक्रिया क्या थी? जहां पे किसी तीसरे व्यक्ति को भी
तीसरा व्यक्ति, हिंगोरानी कौन थी? तीसरा। पहला दूसरा कौन है? वादी प्रतिवादी। इसका मतलब वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली को न्यायालय ने बदल दिया और अब कहा तीसरे व्यक्ति को भी न्यायालय में वंचितों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वंचितों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रवेश की इजाजत दे दी। यानी अब न्यायालय ने कहा भाई ठीक है, तीसरा व्यक्ति भी कोई आ जाए, अब हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हमारे यहाँ तो जिसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वही न्यायालय में आ जाए। भाई कैसे आ जाएगा? पैसा नहीं है दोस्तों, किराया नहीं है, दिल्ली तक कैसे आ जाएंगे? अब कभी माझी फिल्म देखना, उस माझी के पास पैसे नहीं, बेचारे के पास, दिल्ली आने तक किराए के लिए परेशान है। ये हिंदुस्तान है दोस्तों। इसलिए अभी हुआ कि भाई तीसरे व्यक्ति को वंचित के मूल अधिकार को रक्षा के लिए न्यायालय में प्रवेश दिया जाएगा और यहां से प्रक्रिया में बदलाव हो गया। इसका मतलब है आप कहोगे सर फिर प्रक्रिया में बदलाव और कैसे हुआ? और इतना ही नहीं, फिर यही मामला लेकर गए। एक बार हुसैन आरा खातून थे और दिल्ली में सुनील बत्रा थे। अब सुनील बत्रा का मामला भी उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। ऐसे सुनील बत्रा बेचारे तिहाड़ जेल में बंद थे। जैसे हुसैन आरा खातून पटना जेल में बंद थी, वैसे सुनील बत्रा वो तिहाड़ जेल में बंद थे। सुनील बत्रा का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। उच्चतम न्यायालय का कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। 79 में दोनों मामले आए थे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कही जाती है कि आखिर में उच्चतम न्यायालय ने जो प्रक्रिया बदला वो कौन सी? वादी प्रतिवादी। किसको अधिकार दे दिया? तीसरे व्यक्ति को। तो आप कहोगे सर ठीक है, तीसरे व्यक्ति में आए और कौन कौन आएगा? और दोस्तों इसी परिवर्तित प्रक्रिया का नाम दिया गया जनहित याचिका, जो लोकप्रिय तौर पे हम जानते हैं। इसलिए जनहित याचिका का आधार हुसैन आरा खातून केस से आता है। हाँ, उसका औपचारिक रूप में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादन 82 में एसपी गुप्ता केस से किया था। एसपी गुप्ता, लेकिन शुरुआत कहां से हो गई? हुसैन आरा खातून केस से। अब हुसैन आरा खातून केस से शुरुआत हो गई। अब वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली कैसे बदल गई? जनहित याचिका में। अब जरा दोस्तों देखो ये जनहित याचिका क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कई बार इसे कहा जाता है कि सामाजिक हित याचिका। लिटिगेशन। अब जनहित याचिका कब आई? यानी आधार कहां रखा गया? हुसैन आरा खातून केस में, सुनील बत्रा केस में। जनहित याचिका का आधार कहां रखा गया? हुसैन आरा केस में। आधार रखा गया 1979 में। इसको उच्चतम न्यायालय ने औपचारिक मान्यता दे दी एसपी गुप्ता केस में। पीएन भगवती, जस्टिस वीआर कृष्णय्यर, ये उसके प्रतिपादक। तो अब फिर औपचारिक यानी सैद्धांतिक मंजूरी, यानी नियम भी बना दिए गए। औपचारिक मान्यता कब दी गई? इसको नियम बना दिया गया कि जनहित याचिका के लिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो औपचारिक मान्यता दे दी गई कि एसपी गुप्ता केस। और दोस्तों ये एसपी गुप्ता केस का मामला ये न्यायाधीशों के ट्रांसफर का मामला था। 1982 एसपी गुप्ता केस। सुनील बत्रा केस 79 में ही था। इसमें भी जो कैदी थे, बंद थे, उन्हीं की प्रॉब्लम आई थी। यहां से ये मामला आगे बढ़ गया सुनील बत्रा। अब सवाल है कि फिर प्रक्रिया में परिवर्तन कैसा आया? ये जनहित क्यों? उस शब्दों पर खूब ध्यान दीजिए। याचिका, लिटिगेशन का मतलब होता है झगड़ा दो आदमी में। और न्यायालय दोस्तों झगड़ा तो हल करता है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो न्यायालय, दीदी मोदी के बीच झगड़ा हो तो न्यायालय।
न्यायालय काम झगड़ा हल करना है, लेकिन यहाँ क्या है, जनहित शब्दों को देखिए। अरे जनहित याचिका यानी न्यायालय झगड़ा करने का हल नहीं कर रही है, तो जनहित कर रही है, सामाजिक न्याय कर रही है। कमाल की बात हो गई। पहली बार न्यायपालिका एकदम शक्तिमान के अवतार में आ रही है। क्योंकि पहले न्यायपालिका आरोप लगाया जाता था कि भैया ये तो रूढ़िवादी है, यानी तो संपत्तिशाही लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। याद रखिए, संपत्ति के अधिकार पे जब मामला फंसा था, गोरखनाथ केस आया था, तो कई बार इस लोगों ने आरोप लगा दिया कि भाई ये तो ये न्यायपालिका एलीट है, मतलब कि अमीरों की पक्षधर लेती है। न्यायपालिका का भाई ये तो सामाजिक न्याय होगा। अब मतलब कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ। मतलब सीधा न्यायपालिका ने कहा कि अब आ जाओ, हम सबके अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसे कहा गया जनहित याचिका का मतलब क्या है? जनहित याचिका का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे पहला यानी किसी पोस्ट कार्ड को भी याचिका मान लिया जाएगा। इसके लिए यानी वकील करने की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट कार्ड को, समाचार पत्र को जरा सोच के देखिए, क्या न्यायपालिका ने क्रांति कर दी। समाचार पत्र के खबर को भी हम याचिका मान लेंगे, न्यायपालिका ने कहा। कोई पोस्ट कार्ड लिख दे तो भी हम याचिका मान लेंगे। जबकि परंपरागत प्रक्रिया ये थी, वादी प्रतिवादी न्याय ये था कि पहले वकील करिए, फिर फीस दीजिए, फिर न्यायालय जाइए। और यहाँ तो न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान से काम किया। परंपरागत प्रक्रिया क्या थी, भाई न्यायपालिका को शिकायत करेंगे तब तो न्यायपालिका आपके पास आएगी। ये दोस्तों, पहले न्यायपालिका खड़ूस डॉक्टर के रूप में थी। खड़ूस डॉक्टर कैसा? अपने दोस्त को डॉक्टर के पास लिवा गए, आपका दोस्त वादी हो गया, डॉक्टर प्रतिवादी हो गया। लेकिन जैसे आपका दोस्त डॉक्टर के पास गया, आपने कहा सर इनको ये समस्या ये समस्या ये समस्या है, तो डॉक्टर ने कहा भैया ये बताओ बीमार तुम हो या ये है? तो आपने कहा नहीं सर बीमार तो ही है। डॉक्टर ने कहा आप जाओ। इन तीसरे पर्सन को डॉक्टर ने भगा दिया। थर्ड पर्सन तो हम गए थे, अपने दोस्त के पक्ष में बोल रहे थे। डॉक्टर ने कहा ना यही बोलेगा। अब सवाल है, ये बड़ा खड़ूस डॉक्टर था दोस्तों, पैसा भी ले रहा था, तीसरे पक्ष को आने भी नहीं दिया। अब तो कमाल हो गया, डॉक्टर खुद ही घर आ रहा है हमारे। उच्चतम न्यायालय क्या कर रहा है? उच्चतम न्यायालय न केवल कह रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति आ जाए, इसका मतलब है तीसरा व्यक्ति कौन होगा? तो तीसरा व्यक्ति कोई भी समाचार पत्र भी होगा, एनजीओ भी होगा। इसका मतलब कोई सामाजिक कार्यकर्ता अब उच्चतम न्यायालय में चला जाए, ये सब तीसरे व्यक्ति ही तो है, कोई भी चला जाए। यदि इनके यहाँ अधिकार का उल्लंघन थोड़ी हुआ है, अब ये तो समाज के हित के में काम कर रहे हैं। और उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान से काम करना शुरू कर दिया, सू मोटो एक्शन। उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई अब आपको हमारे दरवाजे खटखटाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः संज्ञान से कार्यवाही। यानी आपको उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान का मतलब पुलिस के पास मत जाइए कंप्लेन करने, पुलिस को पता चलेगा कि अगला आदमी पिट गया, पुलिस खुद ही आ जाए। स्वतः संज्ञान, पुलिस खुद ही व्यक्ति के पक्ष में आ गई, स्वतः संज्ञान। इसे कहते हैं सुमोटो एक्शन। सुमोटो लैटिन भाषा में कहते हैं सुमोटो, स्वतः संज्ञान से कार्यवाही। और इसे कहा भी जाता है अब तो खुद कुआं प्यासे के बजाय प्यासा कुएं पर नहीं जा रहा है, कुआं खुद ही प्यासे के पास आ रहा है। डॉक्टर मरीज के पास आ गया, उच्चतम न्यायालय पीड़ित व्यक्ति के पास आ गया। इसीलिए जनहित याचिका के इसे नाम दिया गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय कह रहा था भाई अब हम प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देंगे। अरे प्रक्रिया पीछे करो भाई, हमारा मूल काम मूल अधिकारों की रक्षा करना है। और अगर वंचित वर्ग के व्यक्ति न्यायालय नहीं पहुंच पाया तो इसका फायदा क्या है? और बाकायदा उच्चतम न्यायालय ने कह भी दिया कि भाई देखो कौन कौन याचिका लेकर आएगा, सामाजिक मुद्दों के लिए याचिका। इसका मतलब फिर आप कहोगे सर ये बताओ जनहित याचिका हम कौन जारी कर सकता है, किस मामले पर जनहित याचिका दी जाएगी, कहां पर जनहित याचिका नहीं प्रयोग हो सकता, कहां पर जनहित याचिका का प्रयोग हो सकता है और कहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा, ये भी तो ध्यान रखने की बात है। तो जनहित याचिका का प्रयोग एक व्यक्ति भी कर सकता है, ध्यान रखने की बात है, लेकिन समुदाय की भलाई का मामला हो तो जनहित याचिका का प्रयोग कहां होगा? जहां समाज की भलाई का सवाल है। तो समाज की भलाई कहां? बच्चों के अधिकार। समाज की भलाई का मुद्दा कहां होगा? व्यक्ति की भलाई नहीं, बच्चों के अधिकार, महिलाओं के,
और श्रमिकों के, बच्चों के, महिलाओं के, श्रमिकों के अधिकार का मुद्दा जनहित याचिका में जाएगा। दंगा पीड़ित कोई व्यक्ति हो, उसके मामले को हम जनहित याचिका में ले जा सकते हैं। किसी पुलिस कार्यवाही के खिलाफ हम जनहित याचिका में जा सकते हैं। पुलिस कार्यवाही के खिलाफ जनहित याचिका में जा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ जनहित याचिका में नहीं जा सकते, कहाँ जनहित याचिका का प्रयोग नहीं हो सकता? और आप पूछोगे सर ये बताओ जनहित याचिका कहाँ लेके जा सकते हैं, जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय? तो बच्चों ध्यान में रखना, जनपद न्यायालय में जनहित याचिका कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि जनहित याचिका का विचार अनुच्छेद 32 निकल रहा है। ध्यान रखने की बात है। इसलिए जनहित याचिका वहीं ले जाएंगे जहां मूल अधिकार का मामला आएगा, और मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को है। इसलिए जनहित याचिका हम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में ले जाएंगे, जनपद न्यायालय में नहीं ले जाएंगे। ध्यान रखने की बात है कि जनहित याचिका कौन कौन ले जा सकता है, ये लोग ले जाएंगे। यानी अब उच्चतम न्यायालय में कौन कौन किस मामले पर जनहित याचिका नहीं ले जा सकती? किसी निजी मामले पर, किसी निजी विवाद पर। इसका मतलब है कि एक्स का वाई के साथ कोई झगड़ा हो गया, पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, अरे भाई यहाँ जनहित याचिका लेके नहीं जाओगे आप, इसका मतलब न्यायालय में और बाकी जाओ। अरे दोस्तों, जनहित याचिका समाज के वंचित लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है जो खुद न्यायालय नहीं पहुंच सकते। बाकी का लफड़ा है तो अब खुद तय करो यार। दूसरी बात है कि इन मामलों पर जनहित याचिका दायर नहीं होगी, जैसे कि अब किसी का कहीं विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा है, विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं हो रहा है, तब आप नहीं जाओगे, जनहित याचिका प्रयोग नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी, कहीं सरकारी कर्मचारी कोई विवाद है सरकार के साथ, सरकारी कर्मचारी का विवाद है सरकार के साथ, इनको अब जनहित याचिका में नहीं ले सकते, सामान्य मामले में न्यायालय में जाएंगे। जी, जनहित याचिका का मतलब है जहां न्यायालय निःशुल्क न्याय दे रहा है, न्यायालय कई मामलों में खुद जांच भी करवा देता है, और न्यायालय स्वतः संज्ञान से कार्यवाही करता है, तो हर मामले को न्यायालय जनहित याचिका के अंतर्गत नहीं ले सकता। इसलिए इसका मतलब है अब कोई ऐसा राजनीतिक मामला हो, ये जनहित याचिका का विषय नहीं होगा। कई बार लोग जनहित याचिका के नाम पर दोस्तों पब्लिसिटी लाना चाहते हैं। और पब्लिसिटी कैसे? जैसे अभी जूही चावला, आप अगर आपको याद होगा, पुरानी एक्ट्रेस थी और कई बधाई हो जैसे फिल्मों में काम भी किया था। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में बन रहा है, अब उस मामले को लेकर जूही चावला जनहित याचिका लेकर उच्चतम न्यायालय में आ गई। उच्चतम न्यायालय बहुत नाराज हुआ। उच्चतम ने कहा मैडम आपका इससे क्या मतलब है? तो उच्चतम न्यायालय ने बड़ी फटकार लगाई। आजकल तो उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया है कि जो जनहित याचिका का दुरुपयोग करेगा उसको न्यायालय दंडित भी करेगा, फाइन लगाएगा। जूही चावला पर फाइन लगाएगा। बस अदालत का समय व्यर्थ किया। क्योंकि कई बार दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बजाय लोग पब्लिसिटी प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बजाय सोचते हैं कि पब्लिसिटी मिल जाए, यानी विवाद के मुद्दे उठा देंगे बिला वजह, क्योंकि नाम लोगों को हो जाए भैया कि कौन लेके जा रहा है। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि इन मामलों पर हम जनहित याचिका लेके नहीं जा सकते, इन मामले पे जा सकते हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि सर क्या कोई व्यक्ति विशेष लेकर जाएगा? हाँ, लेके जा सकता है, लेकिन मामला व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, मामला पूरे समूह का होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि हुसैन आरा खातून का मामला व्यक्ति का मामला थोड़ी था, पूरे समूह का मामला था। अरे भाई, पूरे कैदियों का मामला था। सुनील बत्रा का मामला कैदियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन व्यक्ति का मामला नहीं था। इसलिए इस मामले को हम लेके नहीं जा सकते। व्यक्ति का मामला हो तो नहीं ले कैसे? अगर व्यक्ति को ही जा रहा है, समाज के मामले की बात है। अब किसी का मकान मालिक किराएदार के साथ झगड़ा है, वो नहीं जाएगा। अरे मकान मालिक किराएदार के बीच में नहीं झगड़ा है, अब इसमें सार्वजनिक हित क्या है? सार्वजनिक हित होना जरूरी है, तो व्यक्ति भी इस बात को लेके जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया, प्रक्रिया को बदल दिया। इसी को कई बार लैटिन भाषा में
पोस्ट कार्ड को कहा जाता है एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन। तो कई बार इसी को लैटिन भाषा में कहा जाता है पोस्ट कार्ड को एपिस्टोलरी। पोस्ट कार्ड की याचिका एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन। तो EPISTOLER पोस्ट कार्ड के रूप में याचिका देना एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इसे कहा गया। अब इसका जनहित याचिका का परिणाम क्या हुआ दोस्तों, देखो कौन जारी कर सकता है कौन नहीं जा सकता ये हम देखते हैं, और अगर कभी दुरुपयोग होगा तो उच्चतम न्यायालय से फाइन कर सकता है। अब दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ जरा देखो। अब जनहित याचिका का प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, ये उच्चतम न्यायालय ने कितना अच्छा काम किया। जनहित याचिका का प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या आया, और दोस्तों ये सब अनुच्छेद 32 ही तो है। यानी प्रभाव क्या हुआ, सुने जाने के अधिकार का विस्तार कर दिया गया। अब वंचित व्यक्ति भी न्यायालय के सामने आ सकता है। इसका प्रभाव क्या रहा दोस्तों, अब सुने जाने के अधिकार का विस्तार हो गया। क्यों, क्योंकि वंचित वर्गों के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने अपनी कुंडी खोल दी। क्यों विस्तार हो गया, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि निःशुल्क न्याय मिलेगा। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई जनहित याचिका के अंतर्गत सुने जाने के अधिकार का विस्तार कर दिया, अब जनहित याचिका के अंतर्गत व्यक्ति को निःशुल्क न्याय मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जस्टिस मिलेगी। ये खास बात है, निःशुल्क न्याय मिलेगा। और ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है, केवल निःशुल्क ही नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने तो ये भी कह दिया कि अब जनहित याचिका के अंतर्गत केवल निःशुल्क न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि अब क्या होगा, अनुच्छेद 21 का विस्तार कर दिया न्यायपालिका ने। अब न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार कर दिया, न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 को बढ़ा दिया। इसलिए विस्तार कैसे कर दिया दोस्तों, अब जीवन का अधिकार में शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जो हम आर्टिकल 21 में पढ़ चुके हैं, जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब कहां से आया, ये सब जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप है। शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सब जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप आ गया। बल्कि और रुदल शाह के मामले में एक बड़ा फेमस केस था 1993 में, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बात पहली बार की थी, इसे दोस्तों अब 3221 से जुड़ गया। क्योंकि जो आपने देखा 21 का न्यायालय ने विस्तार किया वो जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप ही हुआ। और यहाँ तो अब देखो 31, 32, 21 से जुड़ गया। क्यों, इसलिए 1983 में एक मामला आया था रुदल शाह का, और ये मामला इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था, है तो पुराना, लेकिन मामला इसलिए महत्वपूर्ण था कि न्यायपालिका ने कहा कि अगर किसी को अवैध रूप में बंदी बनाया गया तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये मुआवजा देने की बात न्यायालय पहली बार इस मामले में ला रहा है। तो कई बार आप देखते हो कि भाई किसी को हमने अवैध रूप में बंदी बना लिया, कोई दंडित नहीं हो पाया, तो उतना समय कैसे लौटाओगे उसका, हर जाना दो। तो अब न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार का विस्तार करना शुरू कर दिया। न्यायपालिका के निःशुल्क न्याय की बात हो गई, बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन अब देखोगे समस्या कहां पर आई, जनहित याचिका से कहां से चुनौती आई। जनहित याचिका की समस्या जनहित याचिका के दुरुपयोग से तो हो ही सकती है, लेकिन मूल समस्या कहां पर आई, जनहित याचिका जुड़ी मूल समस्या आई कि भाई अब देखो पहले जनहित याचिका कैसे आया था, मजदूरों के लिए। जनहित याचिका का प्रयोग तो मजदूरों के लिए था, बच्चों के लिए था, महिलाओं के लिए था, जो न्यायालय न पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों जनहित याचिका का जो अगला प्रयोग होने लगा, अब किसके लिए होने लगा, अब तो पर्यावरण के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, पर्यावरण के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। अब जरा सोचो, अब तो जनहित याचिका का विस्तार होने लगा। और बड़ा एक मामला था विनीत नारायण केस, भ्रष्टाचार में बड़ा फेमस केस था, जिसे हवाला केस के नाम से ही जाना गया कभी। और विनीत नारायण केस में तो यहां तक न्यायालय ने कह दिया कि भाई सीबीआई सीधे न्यायालय को रिपोर्ट करे।
अब सवाल है, इतना ही मामला नहीं रुका, अब तो उसके बाद प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार। तो आप देखोगे प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार, यहाँ भी जनहित याचिका आ गई। अब दोस्तों ये विवाद का विषय फिर बन जाता है कि क्या इतना, क्योंकि दोस्तों न्यायपालिका ही सारे काम कर लेगी। अरे पर्यावरण की रक्षा, प्रशासनिक सुधार, देखो जीवन के अधिकार का मामला तो है दोस्तों, जहाँ फंडामेंटल राइट की बात हो वहां न्यायपालिका की भूमिका नहीं चाहिए। अब दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सरकार चलाने की कोशिश न करे तो विवाद होना स्वाभाविक है। और इसलिए अब देखोगे प्रशासनिक सुधार केस में एक बड़ा फेमस मामला था, अब प्रकाश सिंह बादल केस, ये यूपी के डीजीपी थे पूर्व, और प्रकाश सिंह केस, बादल नहीं, प्रकाश सिंह बादल दूसरे हैं पंजाब में, ये प्रकाश सिंह है। तो प्रकाश सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डीजीपी का अपॉइंटमेंट ठीक होना चाहिए। अरे बच्चों डीजीपी का अपॉइंटमेंट कैसे हो कैसे ना हो यार, अब ये न्यायपालिका बताएगी फिर ठीक नहीं है। देखो न्यायपालिका ये कहेगी कि वैक्सीनेशन कीमत कितनी होनी चाहिए। अरे दोस्तों सरकार को पता होता है कि हम क्या चीज हमारे पास है, कितने संसाधन कर दें। अब न्यायपालिका कह देगी लो भैया सब जगह सीएनजी बस चला दो। अरे सरकार से पूछो पैसा चाहिए सीएनजी के लिए, फिलिंग स्टेशन चाहिए। न्यायपालिका ताजमहल साफ कर दो। अरे यहाँ जीवन साफ ही नहीं हो रहा है, ताजमहल कैसे हम साफ कर दें। अरे दोस्तों न्यायपालिका की पर्यावरण की रक्षा कर दो। हमारे यहाँ आज भी दलिया खिलाने पर चुनाव जीतते हैं लोग। अरे दलिया खिलाना जरूरी है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लोग तरस रहे हैं, और आप कह रहे हो कि ताजमहल साफ कर दो, कोई कह रहा है यमुना साफ कर दो। न्यायपालिका को भी ऐसा लगता है शक्तिमान बनने की आदत हो गई है। कई तो कहते हैं दोस्तों, अच्छा न्यायपालिका तो एक ऐसी संस्था है जो लाइमलाइट में नहीं रहनी चाहिए, पर्दे के पीछे रखे काम करते हैं। सरकार के लोग तो हमेशा मीडिया के सामने पर्दे के आगे रहते हैं। कई लोग लगते हैं न्यायपालिका को भी हर चस्का लग गया कि भी लाइमलाइट में रहे, मीडिया में रहे। तो यहाँ पे विवाद होना शुरू हुआ, इसलिए दोस्तों देखोगे प्रकाश सिंह केस में फिर चुनाव सुधार का मामला आ गया। लिली थॉमस केस में एक वकील है जो पोटा मतलब है, नोटा, नन ऑफ द एबव, जो नोटा का मतलब हम किसी को वोट नहीं देंगे, इसी मामले से आया। तो अब न्यायालय इधर भी आगे बढ़ने लगा कि नोटा का प्रयोग मतलब नन ऑफ द एबव, इसका मतलब आजकल आप देखोगे जहां वोट देते हो इन्हें हम चाहे किसी पार्टी को वोट ना दें, हम सबको खारिज कर दे, यही नोटा है। ये न्यायपालिका के निर्णय के परिणाम स्वरूप आया। अब प्रशासनिक सुधार आया, भ्रष्टाचार का मामला। दोस्तों कुछ मामला ज्यादा ही गड़बड़ा गया, इसलिए आलोचक कई बार कहते हैं कि यार न्यायालय को मूल अधिकार तक तो मामला ठीक है, उसके आगे न्यायपालिका को अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो लक्ष्मण रेखा बहुत जरूरी है। न्यायपालिका ने अच्छा काम किया, गरीबों को न्याय दे दिया, ये बात सही है, लेकिन अच्छा ये भी ध्यान में रखने की है, न्यायपालिका जब कोई निर्णय देती है तो आम जनता को ऐसा लगता है कि भैया न्यायपालिका तो जीवन का अधिकार के लिए ऐसा कर रही है, और जो हमारे शासक लोग हैं बढ़िया बेकार के लोग हैं। हकीकत की बात है दोस्तों, न्यायाधीश को ये नहीं पता कि सरकार पास कितना पैसा है। जैसे कई बार हमारे घर में बच्चों को नहीं पता होता कि पेरेंट्स के पास पैसा है कि नहीं है, और बच्चों को लगता है भैया पैसा रखे हुआ बाबूजी दे नहीं रहे यार। अरे भाई बाबूजी जाके पूछो ना कैसे मेहनत से पैसा को जुगाड़ कर रहे हैं। अब यही समस्या है। अब इसलिए आप देखोगे क्योंकि न्यायपालिका जब हर मामले में हस्तक्षेप करेगी फिर तो टकराव होगा कार्यपालिका से। इसलिए भी देखो उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय कह रहे हैं कि भाई अब सीमा में रहो, हर काम में आपको आने की जरूरत नहीं है। अरे हम निर्वाचित लोग हैं, ठीक है अपने मूल अधिकार तक तो मान लेंगे, हर काम में बताओगे प्रशासन कैसे चलेगा, पर्यावरण कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। अरे हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। इसलिए दोस्तों यहीं से मामला हुआ, यानी आलोचना ये शुरू हो गई कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है। अब न्यायपालिका, अब बताओ, अब डीमोनेटाइजेशन, यानी डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि नोटबंदी हो ना हो। अरे न्यायपालिका क्या मतलब है नोटबंदी से यार, प्रशासनिक फैसला है। अब सेंट्रल विस्टा बने न बने, ये न्यायपालिका को ऐसे मामलों से देखने से बचना चाहिए। अब न्यायपालिका ने कहा सरकार ने राफेल कैसे खरीदा, अभी लो दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा विवाद का विषय बनता है। इसीलिए जब न्यायपालिका की जनहित याचिका दायर करने की बात आई तो आलोचकों ने क्या कहा
यानी जनहित याचिका की आलोचना कहां पर हुई? दोस्तों, जनहित याचिका की आखिर में आलोचना क्यों होने लगी? जनहित याचिका की आलोचना इसलिए होने लगी क्योंकि जनहित याचिका की आलोचना इसलिए होने लगी क्योंकि आलोचकों ने कहा कि भाई देखो, यह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। अरे दोस्तों, प्रशासन चलाना कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है? अरे प्रशासन चलाना न्यायपालिका का काम थोड़े है। और कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप को ही कहा गया, ये तो न्यायिक सक्रियता है। ये न्यायपालिका ज्यादा ही सक्रिय हो रही है। सक्रिय होने का मतलब दोस्तों, अब पता चला कि हम दूसरे के भी कमरे में झांक ताक करते जा रहे हैं। अरे हमारा संविधान बता देता है भाई आपका काम क्या है, पीएमजी का काम क्या है, ये सीजीआई का काम क्या है और स्पीकर का काम क्या है, ये हमारा संविधान बता दे रहा है। संविधान में लिखी गई बातें हैं। भैया अभी भाई प्रशासन चलाने का काम तो हमारे कार्यपालिका का है, प्रधानमंत्री का है, आईएएस अधिकारियों का है। अब न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि न्यायपालिका इनके भी कामों में हस्तक्षेप कर रही है, ये तो फिर गड़बड़ की बात है। और यहीं से विवाद होना शुरू हुआ। कार्यपालिका ने कहा भाई इसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, ये हमारे कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये आलोचना है। और कई लोग तो कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि अरे दोस्तों, कितने लोगों का पेपर लिखेंगे, होता क्या है, न्यायालय ने निर्णय दे दिया। अरे निर्णय दिया, हम ये तो ध्यान नहीं रखते निर्णय लागू हुआ लागू नहीं हुआ, हमने सोचा न्यायालय निर्णय दे दिया काम हो गया। अरे आखिर में वो सब व्यवहार में क्या हो रहा है? दोस्तों, न्यायालय ने कह दिया निजता का अधिकार है, हमारे पास कोई पता चला फोन आ जाता है, छोटा होना है मोटा होना है। अरे हमने कहा कहां से नंबर मिला यार तुम्हें, छोटा होना है मोटा होना है। कोई कहता है कार का लोन लोगे, कोई ये लोन लोगे। कमाल की बात हो गई यार, निजता कहाँ रही दोस्तों हमारी, कहाँ निजता रही हमारी? इसे कई बार बड़ा ध्यान रखने का विषय है। इसलिए दोस्तों, निष्कर्ष कहाँ पे आप लाओगे? तो निष्कर्ष देखो ये है दोस्तों कि न्यायपालिका कार्यपालिका ये साइकिल के दो पहिए के समान है। अब साइकिल एक पहिए से चली गई, अरे सरकार भी, अच्छा दोस्त है बताओ, हमारे संविधान में न्यायपालिका बड़ी है कार्यपालिका या संविधान? तो कहोगे अब संविधान। और दूसरी बात है, न्यायपालिका कार्यपालिका होना हमारे संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, इसलिए मूल मुद्दा है कि जनता कल्याण हो, सामाजिक न्याय हो। इसलिए दोस्तों, क्योंकि न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने काम कौन करता है? प्रशासन। इसे निष्कर्ष ये है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए। यही दोस्तों देखो, हकीकत की बात तो यही है। जैसे घर में अब पता चला कि हमेशा लड़ ही रहे, अरे ठीक है मतभेद हो सकता है, लेकिन अब सवाल है कि टीचर स्टूडेंट हमेशा लड़ ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आपस में समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, घर में चाहे वो बाहर। क्योंकि सवाल ये है, प्रशासन अच्छा तभी चलेगा जब साइकिल अच्छी तभी चलेगी, दोनों पहिए ठीक हो। एक पहिया पंचर हो गई क्या चलेगी? इसलिए आप याद रखो दोस्तों, हम कहते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च नहीं। हमारे संविधान सर्वोच्च है, न न्यायपालिका सर्वोच्च हो न कार्यपालिका सर्वोच्च हो। तभी जनता के हितों की बात होगी, तभी सामाजिक न्याय होगा। इसलिए दोस्तों, हमारे यहाँ प्रशासन महत्वपूर्ण थोड़े है। हमारे यहाँ तो मूल संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था? एक नए भारत का निर्माण करना। हमारे यहाँ संविधान निर्माता का मूल पर्पज क्या था? नया भारत का निर्माण करना, ये पर्पज था। अरे सरकार विधायक का कार्यपालिका बनना थोड़े। इतना ही है दोस्तों, अनुच्छेद 32। अब इतनी बात अनुच्छेद 32 से हमारी पूरी हो गई। अब इसी के साथ सब सच पूछो फंडामेंटल राइट्स का अध्याय भी पूरा हो जाता है। अनुच्छेद 33-34 तो फंडामेंटल राइट पर लागू प्रतिबंध है। तो जरा देख लें कि अनुच्छेद 33-34 में क्या है। इतने से हमारी बात पूरी हो जा रही है। आखिर में अनुच्छेद 32 का मतलब क्या है?
और कैसे जनहित याचिका आई, कैसे न्यायपालिका की भूमिका बदली और आज के ज़माने में कैसे न्यायपालिका आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें, जनहित याचिका का प्रयोग न्यायपालिका अमेरिका में पहले से ही कर रही है। तो अब अनुच्छेद 33-34 जो मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार पे प्रतिबंध है। तो अब जरा देखें, अनुच्छेद 32 के इतना है, अनुच्छेद 33 और 34। अब सच में देखो दोस्तों, ये मूल अधिकार नहीं बल्कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात की गई है। मूल अधिकारों का यहाँ सीमांकन है और मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात कहाँ है? आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात है आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। अब दोस्तों हकीकती बात तो यह है कि एक कहावत है, दांत है तो चना नहीं, चना है तो दांत नहीं। और कई बार तो हमें लगता है कि हम बड़े पद पे जाएंगे, बड़े दोस्तों हकीकत की बात यह है, जितने बड़े पद पे हम जाते हैं अधिकार खोते हैं, क्यों? पद के साथ दायित्व आता है। आप कहोगे सर हमें अधिकार, क्योंकि कई लोगों के अधिकार सीमित। आर्टिकल 34 में कहा गया है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के अधिकार को सीमित किया जाएगा, जैसे सेना में और केंद्रीय सैन्य बल में काम करने वाले पदाधिकारी, सेना में और केंद्रीय सैन्य बल में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो लोक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है, ऐसे व्यक्ति जो लोक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है, ऐसे लोग जो इंटेलिजेंस या आसूचना, ऐसे व्यक्ति जो इंटेलिजेंस बनाए रखने के लिए है, और ऐसे कर्मचारी जो इन सभी के लिए संचार से व्यवस्था बनाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। उपरोक्त के लिए बनाई गई संचार व्यवस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति और पदाधिकारी, उपरोक्त व्यवस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति और पदाधिकारी। इसका मतलब दोस्तों ये बड़ी हैरानी की बात है। अब यानी केंद्रीय सैनिक बल का मतलब है जो हमारे यहाँ आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी में शामिल है, जो नेवी में शामिल है, जो वायुसेना में शामिल है, जो थल सेना में, आर्मी का मतलब थल सेना, वायुसेना, जल सेना या नौसेना। यानी बात याद रखो दोस्तों, हमारे यहाँ सेना के अधिकारियों को वो अधिकार नहीं मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलेगा। इस बारे में विधि का निर्माण संसद करेगी, बात ध्यान रखने की है। इसलिए अब देखो, वायुसेना के लिए, आर्मी के लिए संसद ने 1950 का अधिनियम बनाया है, वायुसेना के लिए 1950 का, नौसेना के लिए 1957 का। ये सारे संसद ने अधिनियम बना के रखे हुए हैं सेना और केंद्रीय सैनिक बलों के लिए दोस्तों। और अभी तो बड़ा दिलचस्प मामला आया था, एक सेना का व्यक्ति था, उस पर आरोप था कि वो किसी विवाहित महिला के साथ संबंध में है, और हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय ने बात कह दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी किसी व्यक्ति का किसी विवाहित महिला के साथ संबंध होना अपराध नहीं है। लेकिन अगर मान लो यही मामला है किसी आर्मी ऑफिसर का, तो न्यायपालिका का ना भाई आपके ऊपर अलग कानून लागू होगा। तो दोस्तों आप याद रखो, जितने अधिकार छात्रों को हैं उतने अधिकार इनको नहीं है। सबसे ज्यादा अधिकार छात्रों को हैं, कभी कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देंगे, अब कॉलेज में कोई संगठन बना लेंगे। इतने श्रेणिक अधिकारियों को अधिकार नहीं है दोस्तों। अब लोक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसको है? आईएएस को, आईपीएस को। ये जो मर्जी फेसबुक पर नहीं ले सकते। इंटेलिजेंस बनाए रखने का अधिकार किसको है? रॉ को, हमारे यहाँ खुफिया एजेंसी है जो बाहर की सूचना आती है, आईबी जो घर के बाहर, सीआईडी जो राज्यों का खुफिया तंत्र है,
और हर व्यवस्था का संचार सिस्टम अपना होता है। रॉ का मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विदेशों से सूचना इकट्ठा करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो घर के अंदर सूचना इकट्ठा करती है। और सूचना के आज सूचना ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत खुफिया सूचना होती है, बहुत जरूरी सूचना होती है, राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। अब पता चला कि आईबी कोई सूचना मिली कि भारत में हमला होने वाला है और आईबी ने कहा भाई हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, नहीं हो सकता। पुलिस को ही लगाया जाए, पुलिस के वाले कह दे ना भाई हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे। जब जो धरना को रोकने वाले ही धरना करने लगे तो उनका फिर इलाज क्या होगा? इसे बड़ी ध्यान देने की बात है दोस्तों। हमारे यहाँ कई लोगों के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन कैसे, बाकी कल। इससे थोड़ा सा और बाकी रह गया, 34 बता देंगे, उसके बाद शुरू होगा निदेशक तत्व का भाग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।